तो अब हम आज का सत्र शुरू करते हैं कि किस तरह से हम अपने घर की एनर्जी को ठीक करके, अपने प्लैनेट की एनर्जी को ठीक करके, पूरे विश्व की एनर्जी को हम एलिवेट करके, अपने लाइफ के चैलेंजेस के साथ में हम पूरी तरह से ज़्यादा ऊर्जा में ऊर्जावान बनकर उसका सामना कर सकते हैं, उसको अपने लाइफ में आने से हम रोक सकते हैं। कल हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से घर परिवार में अगर हमारे कोई भी टेंशन है या किसी भी मेंबर को कोई भी प्रॉब्लम है, तो कैसे उसके ज़िम्मेदार हम हैं। कैसे हम अपनी नेगेटिव सोच से पूरे घर की जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, उसको पॉल्यूट करते हैं, उसकी एनर्जी को डिप्लीट करते हैं। और जब ये एनर्जी घर की डिप्लीट होती है, तो असर हर एक सदस्य के ऊपर पड़ता है। पर बीमार वो होता है जो रिएक्टिव हो गया है, जो डिप्रेशन में आ गया है। और उसी को कोस के, उसी को बुरा-भला कह के हम उसकी एनर्जी को और डिप्लीट करते हैं। घर की एनर्जी भी और डिप्लीट हो जाती है, वो और बीमार हो जाता है। तो ठीक इसी तरह से दोस्तों, जिस तरह से घर की एनर्जी का असर हम पर पड़ता है, ठीक उसी तरह इस पूरे प्लैनेट की एनर्जी का असर भी हम पर पड़ता है। अगर हमारे प्लैनेट की एनर्जी डिप्लीटेड है, कम है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो उसका असर सब पे पड़ेगा और हम पर भी पड़ेगा। तो अपने घर की एनर्जी को बढ़ाने के साथ-साथ हमें अपने प्लैनेट की एनर्जी को भी बढ़ाना पड़ेगा, अपनी-अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। वरना जैसे कि एक पूरे शरीर में, एक सेल में अगर प्रॉब्लम होता है, तो पूरे शरीर पर उसका असर होता है। और अगर पूरे शरीर में प्रॉब्लम है, कोई रोग है, तो हर एक सेल पे उसका असर पड़ता है। ये दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक उसी तरह से अगर ये प्लैनेट की फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो हम पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। और हमारी फ्रीक्वेंसी कम होती है, हमारी एनर्जी अगर लो होती है, तो उसका भी बुरा प्रभाव पूरे प्लैनेट पे पड़ता है। क्योंकि हम सब इस प्लैनेट के एक-एक सेल की तरह ही हैं। जैसे बॉडी के एक-एक सेल होते हैं, हर एक सेल की अपनी जगह होती है, ठीक उसी तरह पूरे प्लैनेट में हम जो हैं, हम एक-एक सेल की तरह हैं और हमारी ऊर्जा का अपना स्थान है, हमारी अपनी जगह है इस प्लैनेट में। तो ये भी एक लूप है कि अपनी ऊर्जा बढ़ाकर हम प्लैनेट की ऊर्जा बढ़ाएँ, प्लैनेट की ऊर्जा बढ़ाकर हम अपनी ऊर्जा बढ़ाएँ। तो कैसे? कल हमने जाना कि घर की ऊर्जा को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। आज हम जानेंगे कि प्लैनेट की ऊर्जा को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल दूँगी कि सपोज़ करिए कि एक शहर है, कोई भी शहर है जो पूरी तरह से पॉल्यूटेड है। मान लीजिए दिल्ली। तो किसने क्रिएट किया उस पॉल्यूशन को? सभी ने अपने-अपने तरीके से पॉल्यूशन को क्रिएट किया, अपने-अपने घर के कूड़ा-करकट को आप समझ लो या फैक्ट्रीज़ को समझ लो या वाहनों को समझ लो या कोई भी तरीके से, किसी भी माध्यम से पूरे शहर को पॉल्यूट करने में सबका हाथ था। इससे पूरा एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड हो गया। असर किस पे हो रहा है? उस पॉल्यूशन का असर किस पे हो रहा है? सब पर हो रहा है, सब पर हो रहा है। लेकिन बीमार कुछ लोग पड़ रहे हैं। लेकिन उसी शहर में अगर बाहर से कोई आता है, बाहर से कोई प्रवेश करता है, तो उसको तुरंत पता चलता है कि शहर पॉल्यूटेड है। उसको उसके साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं, या तो उसकी हेल्थ में कोई इश्यू आती है या उसको अनईज़ीनेस लगता है। लेकिन जो लोग शहर में रह रहे हैं, उनको क्योंकि ये नॉर्मल लगता है, क्योंकि उनको आदत पड़ चुकी है, इसलिए उनको पता नहीं चलता कि इतने पॉल्यूशन में वो हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि उस पॉल्यूशन का असर उन पे नहीं हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। उस पॉल्यूशन का असर सब पर हो रहा है, लेकिन क्योंकि आदत पड़ गई है, इसलिए नॉर्मल लग रहा है। ठीक उसी तरह से जब ये प्लैनेट की एनर्जी डिप्लीट होती है, किसने डिप्लीट किया? उसकी एनर्जी को किसने डिप्लीट किया? प्लैनेट की एनर्जी
इमोशनल एनर्जी से डिप्लीट होती है, उस इमोशनल पोल्यूशन से डिप्लीट होती है। तो उस इमोशनल पोल्यूशन को किसने क्रिएट किया? हम सब ने क्रिएट किया। हम सब ने अपनी अपनी नेगेटिव थिंकिंग से, अपने अपने बुरी सोच से, अपने अपने बुरे विकारों से, अपने अपने बुरे व्यवहार से, अपने अपने लो फ्रीक्वेंसी से हम सब ने मिलकर इमोशनल पोल्यूशन क्रिएट किया। और हम सब की इस इमोशनल थोड़ी थोड़ी सबकी कमजोरियों को लेकर के हमारे पूरे प्लैनेट की एनर्जी डिप्लीट हो गई। जब इस प्लैनेट की एनर्जी डिप्लीट हुई, जब इस पृथ्वी की एनर्जी डिप्लीट हुई, तो असर किस पे पड़ रहा है? असर हम सब पे पड़ रहा है। पर बीमार कौन हो रहा है? बीमार कौन हो रहा है दोस्तों? जो हम रोज न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं ना कि यहाँ पर क्राइम हो गया है, यहाँ पर कुछ टेररिस्ट अटैक्स हो गए हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स ने धरना दिया है, यहाँ पे मर्डर हो गया है, यहाँ पे डकैती हो गई है, यहाँ पे रेप हो गया है, यहाँ पे चोरी हो गई है, यहाँ पे लूट मची है। ये जो भी न्यूज़ हम न्यूज़पेपर्स में रोज पढ़ते हैं, ये वो लोग हैं जो इस इमोशनल पोल्यूशन की वजह से, इस प्लैनेट की एनर्जी की डिप्लीशन की वजह से बीमार पड़ गए हैं। अब उनकी मनोस्थिति ऐसी है कि इस लो एनर्जी को वो अपने नेचर में समा नहीं पा रहे हैं, अपने मन में समा नहीं पा रहे हैं। अब ये स्थिति उनके बिहेवियर में आ गई है। अब ये स्थिति, ये जो मनोस्थिति है, अब उसको वो इस तरह से बाहर निकाल रहे हैं क्राइम करके। और फिर हम क्या करते हैं जब हम न्यूज़पेपर में ये सब पढ़ते हैं? कारण कौन है इसका? कारण हम हैं। लेकिन क्या करते हैं हम? जब हम इस तरह की न्यूज़ को पढ़ते हैं, तो हम उनको और कोसते हैं, हम उनको और गालियाँ देते हैं, हम उनका और मज़ाक उड़ाते हैं, हम उनको और क्रिटिसाइज़ करते हैं, हम उनको और बद्दुआ देते हैं। और हमेशा क्या करते हैं? हमेशा अपनी उँगली सामने की तरफ कि कौन ठीक करेगा इनको? कौन ज़िम्मेदारी लेगा इनकी? किस तरह से क्राइम रेट कम होगा? गवर्नमेंट करेगी, कोई पॉलिटिकल पार्टी करेगा, कोई महिला समिति वाले करेंगे, कोई क्लब के मेंबर्स करेंगे, कोई समाज सेवक करेंगे, कोई क्यों नहीं करता कुछ? कितना बुरा हो रहा है, कैसे लूट मची है। हम हमेशा अपनी उँगली सामने की तरफ। पर क्रिएट किसने किया इसको? एनर्जी किसने डिप्लीट किया प्लैनेट का? हम खुद ने। हमने अपने इमोशनल पोल्यूशन के साथ में इस प्लैनेट को अपना हिस्सा दिया उस इमोशनल पोल्यूशन का। और मिलकर पूरे प्लैनेट की एनर्जी को हमने डिप्लीट किया। और जब इस डिप्लीशन की वजह से लोग बीमार पड़ के क्राइम कर रहे हैं, तो अब हम उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं और अपने से सामने सबको दोष दे रहे हैं सिवाय खुद को। इससे क्या हो रहा है? इससे क्या हो रहा है? इससे वो सामने वाला जो बीमार व्यक्ति है, वो और बीमार पड़ रहा है। वो जैसे-जैसे और बीमार पड़ रहा है, क्राइम की रेट और बढ़ रही है। क्राइम की रेट और बढ़ रही है, तो प्लैनेट की एनर्जी और डिप्लीट हो रही है। और प्लैनेट की एनर्जी और डिप्लीट हो रही है, तो सीधा असर किस पे पड़ रहा है? शरीर में कोई रोग है, तो सीधा असर उस सेल पे पड़ रहा है ना? ठीक उसी तरह जब प्लैनेट की एनर्जी और डिप्लीट हो रही है, तो सीधा असर हम पर पड़ रहा है। हमारी एनर्जी भी और डिप्लीट हो रही है। और जब हमारी एनर्जी और डिप्लीट हो रही है, तो हमारे घर की एनर्जी भी और डिप्लीट हो रही है। हमारे घर की एनर्जी और डिप्लीट हो रही है, तो हमारे घर के लोग और बीमार पड़ रहे हैं। हमारे घर में सुख शांति को अनुभव करना और मुश्किल हो रहा है। समझ में आ रहा है ये कितना बड़ा ये एनर्जी का सिस्टम है, जो सारा कुछ हमारा ही क्रिएट किया हुआ है। समझ में आ रहा है किस तरह से ये लूप है। और ये इस तरह का लूप है दोस्तों,
जो अनएंडिंग है, और ये लूप हमेशा से चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला ही आ रहा है, इसका अंत नहीं है। और हम कहते हैं कि क्राइम रेट बढ़ रही है, रेप बढ़ रहा है, डकैती बढ़ रही है, टेररिस्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं, लूटपाट बढ़ रहा है, धोखा बढ़ रहा है। क्रिएट किसने किया? तो अब हाई टाइम आ गया है दोस्तों कि इन सब चीजों का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद पर लें। सामने से उंगली हटाकर हम अपने ऊपर इस उंगली को रखें और अपनी जिम्मेदारी हम खुद लें। क्योंकि भले ही घर बैठकर हम ये सोचते हों कि बाहर क्राइम हो रहा है तो हमारा क्या गया, लेकिन उसका सीधा असर हम पर पड़ रहा है। क्योंकि अगर बाहर क्राइम बढ़ रही है तो अर्थ की एनर्जी डिप्लीट हो रही है, हमारे प्लैनेट की, हमारी पृथ्वी माता की एनर्जी और डिप्लीट हो रही है। और जैसे अर्थ की एनर्जी जैसे जैसे डिप्लीट हो रही है, हमारी एनर्जी डिप्लीट हो रही है, और हमसे हमारे घर की, ये पूरी तरह से कनेक्टेड है। तो अगर हम घर पे बैठकर न्यूज़ देखकर ये सोच रहे हैं कि वहां बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है तो हम सेफ हैं, तो सावधान हो जाइए। ये हमारे ऊपर सीधा असर ला रहा है, और इसी को बेस करके हमारे घर के प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो रहे हैं, हमारी घर की सुख शांति पर फर्क पड़ रहा है। तो अब समय आ चुका है कि हम अपनी प्लैनेट की एनर्जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, और उसके लिए सबसे पहले हमको अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अपनी खुद की जिम्मेदारी लेनी है। कैसे? अपने इमोशनल पोल्यूशन को आज से हम बंद करेंगे। और इमोशनल पोल्यूशन का मतलब अगर हम ये समझते हैं कि बैठकर हम दूसरों की बुराई कर रहे हैं, दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, दूसरों को बददुआ दे रहे हैं, तो भी नहीं, दूसरों को जज कर रहे हैं, दूसरों के बारे में अननेसेसरी टिप्पणियां दे रहे हैं, तो भी नहीं, अगर हम सिर्फ बैठकर किसी दूसरे के प्रॉब्लम्स को डिस्कस भी कर रहे हैं, तो भी हमारी एनर्जी डिप्लीट होती है। कैसे? सपोज करिए मेरी ही कोई भाई या बहन के घर में कोई प्रॉब्लम चल रहा है उसके परिवार में, और मैं अपने घर में बैठकर अपने ही परिवार वालों के साथ उसके घर की प्रॉब्लम डिस्कस कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, उसके घर में कोई प्रॉब्लम हुई और हम यहाँ बैठकर आपस में बात कर रहे हैं कि देखो उसके घर में ऐसा हुआ, वैसा हुआ, उसके हस्बैंड ने देखो ऐसा कैसे कह दिया, उसके घर वालों ने देखो कैसे रिएक्ट किया, क्या ज़रूरत थी उसको बोलने की, वो ही हमेशा एडजस्ट करती है, वो ही हमेशा सहती है। इस तरह की हम कोई बुराई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ़ उसके घर की प्रॉब्लम को हम अपने घर में डिस्कस कर रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि इसमें तो कम से कम एनर्जी की कोई डिप्लीशन नहीं है, लेकिन इसमें भी उतनी ही एनर्जी की डिप्लीशन है, जितनी किसी की बुराई करके हम अपनी एनर्जी को डिप्लीट करते हैं। और ना ही सिर्फ सोच से, जजमेंट से, ना ही सिर्फ किसी के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके, पर अगर कोई आकर हमको अपने भी घर के बारे में कोई बुरी बात या कोई प्रॉब्लम बता रहा है, तो भी फ्रेंड्स हमारी एनर्जी उतनी ही डिप्लीट हो रही है। हमको ऐसे लोगों से खुद को प्रोटेक्ट करना है, जो अपना सारा कूड़ा-करकट, अपना सारा इमोशनल पॉल्यूशन आकर हम पर थोप देते हैं और फ्री होकर चले जाते हैं। वो तो अपना सारा पॉल्यूशन हम पर थोपते चले जाते हैं, लेकिन यहाँ हमारी एनर्जी डिप्लीट हो गई, हमारे पूरे घर की एनर्जी डिप्लीट हो गई, हमारे घर के सुख शांति में फ़र्क पड़ गया। तो आज से अगर कोई आकर आपको कहता भी है कि ऐसी बात है, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, फलाने के घर में वैसा हो गया, उसकी लड़की ने ऐसा कर दिया, वो भाग गई, उसका वो हो गया, तो प्लीज़ आप तुरंत मना कीजिए। तुरंत मना कीजिए कि नहीं, सॉरी, ये हमारा व्रत है, हम ये इमोशनल पोल्यूशन को नहीं ले सकते, हमें नहीं सुनना है। और ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम व्रत करते हैं,
और व्रत में अगर कोई हमको खाना पूछे तो हम मना करते हैं कि नहीं हमारा व्रत है, हम नहीं खाएँगे। ठीक उसी तरह से हमको इस इमोशनल पॉल्यूशन को लेने के लिए भी मना करना है उनको कि नहीं, हम नहीं सुनेंगे। और इसी तरह से हमको खुद को बचाना है और अगर सामने वाला हमको और उकसाए सुनने के लिए, कैसे? अगर वो कहे कि पता है उसने तुम्हारे बारे में क्या सब बुरा कहा, तब हमको मन करेगा ना कि हम सुन लें कि हाँ, हाँ, बताओ मेरे बारे में क्या कहा? लेकिन नहीं, उस वक़्त भी उनके चंगुल में नहीं फँसना है हमको, उस वक़्त भी हमको उनको यही कहना है कि किसी को अगर मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो डायरेक्टली आकर मुझसे बात करेगा। मुझे आपके मुँह से नहीं सुनना है कि उसने मेरे बारे में क्या कहा। वेरी क्लियर किसी को भी अगर आपसे कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो वाया वाया मीडिया के आपके पास नहीं आनी चाहिए वो बात। अगर उसको सच में आपकी परवाह है, आपकी उसके जीवन में कोई वैल्यू है, वो आपको सामने से आकर अपनी प्रॉब्लम को बताए। आपके पीछे से अगर वो लोगों को आपके साथ जो प्रॉब्लम है, वो बता रहा है, तो आपको ये एनर्जी नहीं लेनी है। आपको हमेशा ये क्लैरिटी रखनी है, अपनी बाउंड्री बना के रखनी है कि कहाँ पे किस चीज़ को आप अपनी एनर्जी देंगे, किस चीज़ को आप एंटरटेन करेंगे और किस चीज़ से आप दूरी बना के रखेंगे। उसके लिए आपको अपना सेग्रीगेशन पावर यूज़ करना है और पावर ऑफ सेग्रीगेशन हमारी तब आती है, जब हमारी ऊर्जा बढ़ी हुई होती है। कैसे लेंगे हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी? कैसे बढ़ाएँगे हम अपनी ऊर्जा? कैसे बचेंगे अपने विकारों से? कैसे बचेंगे अपने इस इच्छा से जब भी हमको मन में करे कि हाँ, मैं जाकर कुछ गप्पे लड़ा लूँ या फिर मैं जाकर इसके बारे में कुछ बुरा सुन लूँ, बस इतना सा सुन लेती हूँ, अगली बार से नहीं सुनूँगी। तो उस वक़्त क्या करना है? अपनी ऊर्जा को हाई रखना है, अपने दृढ़ संकल्प को हाई रखना है, क्योंकि एनर्जी तो हम डिप्लीट कर ही कर रहे हैं, हम अपने कर्म बना रहे हैं और यही कर्म जो हम बना रहे हैं, इसको हम ही को भोगना पड़ेगा और फिर जब वो कर्म हमारे सामने भोगने भोगने के लिए आएँगे, हमारी लाइफ़ में चैलेंजेस आएँगे, तो फिर हम क्या करेंगे? कि इसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, ये चैलेंजेस आ गए, वो चैलेंजेस आ गए हमारी लाइफ में। क्रिएट किसने किया है कर्म? हम ही ने क्रिएट किया है। हम ही ने क्रिएट किया है ना ये प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में। तो कैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे? कैसे अपनी ऊर्जा को बढ़ाएँगे? ध्यान करके। जब हम ध्यान करते हैं, तो पूरे विश्व की, ब्रह्मांड की ऊर्जा को हम अपने अंदर लेते हैं। और जब हम उस एनर्जी को अपने अंदर लेते हैं, तो धीरे-धीरे हमारी ऊर्जा बढ़ती है, हमारी एनर्जी लेवल्स बढ़ते हैं और जब हमारी एनर्जी लेवल्स बढ़ती हैं, तो जब ये सामने से चलाकर ये जो चॉकलेट्स आते हैं ना कि थोड़ा-सा चख लो, तब हमारे अंदर उतनी शक्ति होती है, उतना पावर होता है कि हम सामने से दृढ़ रूप से उसको मना कर सकें। और जब हमारे घर के मेंबर्स बीमार पड़ जाते हैं इस एनर्जी डिप्लीशन की वजह से, ज़्यादा रिएक्ट करते हैं या फिर जो हमारे घर के बच्चे पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, उनको क्या चाहिए? हमारी एडवाइस चाहिए, जो घर के लोग हमारे चिंता करते हैं, जो डिप्रेशन में हैं, जो एंग्ज़ायटी में हैं, अगर हम उनको बैठकर एडवाइस करें कि कंसंट्रेट करो पढ़ाई में, चिंता मत करो, डिप्रेशन में मत जाओ, थोड़ा हँसो-बोलो सबके साथ, तो हमारी एडवाइस उनके कोई काम नहीं आती, क्योंकि हमारी एडवाइस लेने की वो स्थिति में ही नहीं होते। जब घर की एनर्जी डाउन है, तो उनकी एनर्जी भी डाउन है, तो उनके अंदर वो पावर ही नहीं है कि हमारी एडवाइस को ले सकें। क्या चाहिए उनको हमसे? उनको हमसे हमारी शक्ति चाहिए, हमारा पावर चाहिए। और हम अपनी शक्ति को ध्यान से बढ़ाकर जब ये शक्ति उनके साथ शेयर करेंगे, ये पावर उनके साथ शेयर करेंगे, तब उनकी भी शक्ति बढ़ेगी और उनके अंदर भी इस चीज़ से लड़ने की वो ताकत आएगी।
इसलिए हम कहते हैं, आप सबने सुना होगा ना कि घर में अगर कोई एक ध्यानी बन जाता है, तो पूरे घर की एनर्जी चेंज हो जाती है। वो किस तरह से वर्क करता है, आज मैं वो समझा रही हूँ। क्योंकि कहने से और सुनने से एक बात है, पर जब उस प्रोसेस को हम समझ जाते हैं, तब हमको समझ में आता है कि अच्छा, इस तरह से ये प्रोसेस काम करता है। जब एक इंसान घर में ध्यान करने लगे, तो वो इतनी ऊर्जा अपने अंदर भरने लगता है कि उसकी ऊर्जा से, उसकी शक्ति से घर के सारे लोगों को वो वाइब्रेशन मिलती है और वो वाइब्रेशन से उनकी ऊर्जा बढ़ती है और थोड़ी-थोड़ी करके जब सबकी ऊर्जा बढ़ती है घर में, तो घर की भी ऊर्जा बढ़ती है और घर की ऊर्जा बढ़ती है, तो घर में सुख शांति का अनुभव हम हमेशा कर सकते हैं। हमको उस सुख शांति को अनुभव करने के लिए किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी गुरुद्वारे में नहीं जाना पड़ेगा, अगर हम अपने घर की ऊर्जा को ही खुद मेंटेन करें। ठीक है? समझ में आया आज का ये एनर्जी वाला सेशन समझ में आया? और फिर मैं आती हूँ अब प्रॉब्लम्स को लेके आती हूँ कि मेरे पास अब 3 दिन से 4 दिन से जब से सेशन शुरू हुआ है, ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम्स लोग चैट में भेज रहे हैं। मैंने उनको जवाब तो नहीं दिया लेकिन उनके लिए मैं एक स्टोरी ज़रूर लाई हूँ आज। ये स्टोरी हम सबके लिए है दोस्तों, कि हम कैसे अपने जीवन में सब कुछ होते हुए, घर-परिवार होते हुए, पैसे होते हुए, गाड़ी होते हुए, रिश्ते होते हुए, प्यारे बच्चे, अच्छा जीवन साथी, सब कुछ होते हुए, वो एक छोटी-सी प्रॉब्लम के लिए कि मेरे बाल काले नहीं हैं, मेरी हाइट अच्छी नहीं है, ये छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स के लिए हम अपना सारा अच्छा कुछ सब कुछ जो ग्रैटिट्यूड देने के लायक है, उसको भूलकर हम उस छोटी-सी प्रॉब्लम पे हमेशा फ़ोकस करते हैं और जब हम उस प्रॉब्लम पे फ़ोकस करते हैं, अपनी एनर्जी को हम और डिप्लीट कर रहे हैं, ये हमें नहीं पता होता है। तो ये स्टोरी आपको बताएगी कि प्रॉब्लम क्या होता है। ये स्टोरी है सिंधु ताई सतपाल की, जो कि वर्धा में रहती थी। ये बहुत ही एक छोटा-सा एक गाँव टाइप का है और बहुत ही गरीबी में वो रहती थी और ये सच की है, ये स्टोरी नहीं है। आप लोग इसको गूगल कीजिएगा, आपको मिलेगा। तो जब वो छोटी थी, 6 साल की रही होगी, तब बहुत गरीब थी वो, तो उसको ना अपने पेरेंट्स के जो बफ़लोज़ हैं, जो बैल हैं, उनको चराने के लिए उनको उसको ले जाना पड़ता था। तो वो जब बैल चराने लेके जाती थी और वो बैल तालाब में नहाने जाते थे, तब वो क्या करती थी, वहाँ से भागकर वो स्कूल जाती थी पढ़ने के लिए। उसको पढ़ने की बहुत चाह थी। जब वो स्कूल लेट पहुँचती थी, तो उसको टीचर बहुत मारती थी और वो बहुत सिपक-सिपक के रोती थी। जब वो स्कूल से वापस आती थी बैलों को लेने के लिए, तो उसको पड़ोसी बहुत मारते थे। रोज़ वो मार खाती थी और फिर वो सुबक-सुबक के रोती थी क्योंकि वो बैल उन पड़ोसियों के खेतों में चले जाते थे। इसी तरह से जैसे-तैसे उसका जीवन कट रहा था। 11 साल की छोटी-सी उम्र में उसके माँ-बाप ने उसकी शादी कर दी एक इस 21 साल के नौजवान से। वहाँ जाकर उसकी लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस, उसके 3 बच्चे हुए, उस इंसान के साथ उसके 3 बच्चे हुए, इतनी छोटी उम्र में। चौथा बच्चा उसके पेट में ही था, वो गर्भवती थी। तभी क्या हुआ, उनके गाँव में जो माफिया होते हैं, वो क्या करते थे, सभी औरतों को मजबूर करते थे कि वो गाय का गोबर उठा-उठा कर कलेक्ट करके उनको दें और वो फिर उसको बेचकर पैसे कमाते थे। तो इसके अंदर में एक एक्टिविस्ट का एक वो उत्पन्न हुआ, उसने जाकर क्या किया, सिंधु ताई ने जाकर कलेक्टर को इसकी कंप्लेन कर दी। जब सिंधु ताई ने जाकर कलेक्टर को कंप्लेन किया, तब इन माफियों को पता चला जब, तो उनको बहुत ही इससे एक इरिटेशन हो गया और बदला लेने के लिए उस माफिया के सरदार ने क्या किया पता है? उसके हस्बैंड के पास गए और जाकर उसको कहते हैं कि आपकी वाइफ का अफ़ेयर मेरे साथ है, आपकी धर्मपत्नी का अफ़ेयर मेरे साथ है, उसके पेट में भी जो बच्चा है वो मेरा ही है। और सोचो उसके हस्बैंड ने इस बात पर विश्वास करके
उसको इस गर्भवती की इस गर्भ की अवस्था में उसको इतना मारा, मार-मार के उसको तबेले तक ले गया। तबेले में वो सेवा करती थी जानवरों की, तो उन जानवरों ने उसको बचाया अपने हस्बैंड की मार से और वहीं पे उसने अपने चौथे बच्चे को अकेले जन्म दिया। बच्चे को जन्म देने के बाद जो नाल होता है ना, जो अम्बिलिकल कॉर्ड, उसको एक पत्थर से अपने हाथ से मारकर उसने तोड़ा और इसी अवस्था में उस नवजात शिशु को लेकर वो अपने माँ-बाप के घर गई। जब अपने माँ-बाप के घर गई, तो उसके माँ-बाप ने उसको घर से निकाल दिया, कहा कि आगे ही बहुत गरीबी है, तुम्हारा बोझ हम नहीं ले पाएँगे। लेकिन दुनिया तो इतनी अच्छी नहीं है ना। दुनिया से बचने के लिए, लोगों की गलत नज़रों से बचने के लिए वो शमशान में जाके रहने लगी और वहीं पे जो उसको अनाज मिलता था, शमशान की जो आग होती है ना, वहीं पे उसको पकाकर वो खाने लगी। अब वो थोड़ी तंग आ चुकी थी अपने जीवन से, तो उसने सोचा कि मैं जाकर अपने इस जीवन को खत्म कर लूँ। जब वो सुसाइड करने रेलवे स्टेशन पहुँची और वो सुसाइड करने ही वाली थी, वहाँ उसकी नज़र एक बहुत ही अधेड़ व्यक्ति पे जो इतना कमज़ोर था, उस पर पड़ी। उसको लगा कि मेरे पास बहुत सारा अनाज बाकी है अभी शमशान में, अगर मैं इसको एक वक़्त का खाना दे देती हूँ, इसकी मदद करती हूँ, तो ये जी जाएगा, उसके बाद मैं सुसाइड कर लूँगी। तो उसने क्या किया, उस व्यक्ति को लेकर गई, उसको उसकी मदद की उसने, उसको खाना दिया, उसकी जान बचाई। लेकिन जब उसने ये किया, सेल्फलेसली जब उसने मदद की उस अधेड़ व्यक्ति की, तो उसके अंदर इतनी सुख और शांति की अनुभूति हुई, जो उसने जीवन में पहले कभी नहीं अनुभव किया था। उसको आश्चर्य हुआ कि इतना सुख मिला उसको किसी अन्य की मदद करके, तो क्यों ना अपने जीवन का लक्ष्य ही यही बना लूँ कि दूसरों की मदद करूँ। ऐसे बैठकर वो सोच ही रही थी कि कैसे करूँगी? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं किसी की क्या मदद कर सकती हूँ? तभी उसकी नज़र पड़ी उस पेड़ पर जिसके नीचे बैठकर वो सोच रही थी। वो पेड़ आधा टूटा हुआ था, उसकी झाड़ आधी लटकी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने देखा कि उस पेड़ के नीचे बैठी थी वो जो आधा लटका वो जो झाड़ है, टूटी हुई अवस्था में भी उसको शेड दे रहा था, उसको छाया दे रहा था। तब उसको ये इंस्पिरेशन मिला कि जब ये पेड़ टूटे हुए अवस्था में भी मुझे छाया दे रही है, तो फिर मेरे पास भी जो भी है, जैसा भी है, इसी से मैं जितना भी मदद कर सकती हूँ, मैं लोगों की मदद करूँगी। और फिर उसने शुरुआत की अपनी ये मदद करने के सिलसिले को। रेलवे स्टेशंस में जो ऑर्फन्स होते हैं ना, उनको उसने अडॉप्ट करना स्टार्ट किया। यही होते हैं वो ऑर्फन्स जिनको उनके माँ-बाप स्टेशंस में छोड़ देते हैं। यही बड़े होके क्राइम करते हैं। इनको उसने क्या किया, अडॉप्ट करना स्टार्ट किया, उनको खाना देना, उनको उनके लिए सारी सुविधाएँ करना और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये ऑर्फन्स इतने बढ़ गए उसकी लाइफ में, इतना बड़ा उनका उसका उनकी उसकी संस्था बन गई कि जब लोगों को पता चला, तो लोग भी सामने से आकर उसकी मदद करने लगे। लोग जानने लगे, उसका नाम हो गया। और जब ये जो ऑर्फन्स जिनको वो मदद करती थी, जब वो बड़े हुए तो कोई सिविल इंजीनियर, कोई सिविल सर्वेंट, कोई डॉक्टर, कोई लॉयर, सब बड़े-बड़े लोग बनने लगे। उसके खुद के जो 3 बच्चे थे, उनको जब पता चला, वो भी आकर उसकी मदद करने लगे और धीरे-धीरे कर उसका नाम हो गया मदर ऑफ द ऑर्फन्स। उसको इतने सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले, एक्कोलेड्स मिले, इतने सारे सम्मान की उसके लिए ये फंक्शंस हुए कि जिसका कोई कहना नहीं है। तो देखिए कहाँ से शुरुआत किया उसने जीवन में, एक इंसान की मदद की और उसी खुशी के अनुभूति से वो अपने जीवन में कहाँ से कहाँ पहुँच गई और फिर उसने शेयर किया है अपनी स्टोरी में कि सबसे ज़्यादा मेरे लिए इंस्पायरिंग वो मोमेंट था जब मेरा ही हस्बैंड
अपने जीवन के आखिरी घड़ी में पूरी तरह से मिज़रेबल था, वीक था, उसका कोई सहारा नहीं था, वो आकर जहाँ पे उसका बड़ी संस्था थी, वो आकर मेरी शरण में आया और उसने फिर मैंने उसको शरण दिया, उसको अडॉप्ट किया मैंने और वो भी एज़ अ हस्बैंड नहीं, एज़ अ चाइल्ड मैंने उसको अडॉप्ट किया और उसकी देखभाल की। तो जो हम ये इसको हम कहते हैं प्रॉब्लम्स और इसको हम कहते हैं इंस्पिरेशन। और इस प्रॉब्लम को देखने के बाद और इस इंस्पिरेशनल स्टोरी को सुनने के बाद आप अब ज़रा-सा रुख अपनी उस प्रॉब्लम की ओर लेके जाइए जो आपके जीवन में है। क्या वो इससे बड़ा है प्रॉब्लम? तो दोस्तों ज़रा सोचिए कि कहाँ हम अपना फ़ोकस ले रहे हैं और अगर प्रॉब्लम है भी, तो क्यों ना अपने जीवन को हम सेवा में दे दें? क्यों ना हम जो भी हमारे पास है, उसको लेकर हम औरों की मदद करें? क्यों ना ये जो सुख शांति हमको ध्यान से मिला है, ये दूसरों को बाँटें? क्यों ना सेल्फलेसली हम भी लोगों की मदद करें? होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा फ्रेंड्स? और अगर होगा, तो मैं बता दूँ, हमारा जो ब्लेसिंग्स टीम है, वो इसी पर्पज़ के लिए स्टार्ट हुआ था आज से 6 साल पहले। और हम क्या करते हैं, हम सेल्फलेसली घर-घर जाकर, हर इंस्टीट्यूट में जाकर, हर अपार्टमेंट में जाकर, पैम्पलेट्स लेकर घर-घर हम नॉक करके बोलते हैं कि अगर जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, तो हमारे पास सॉल्यूशन है। आप एक बार ध्यान करो, अच्छा लगे तो आके रहो, आके इसमें जुड़ के रहो, वरना खोने के लिए कुछ नहीं है, आप चले जाओ। और ब्लेसिंग्स के लोग हर एक शहर में हैं, हर एक देश में हैं। और हर एक जगह यही काम हो रहा है। अगर आपको भी ब्लेसिंग्स के साथ जुड़ करके ये काम करना है, तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस टीम में। हमारी सर्विस की एक टीम है, जहाँ हम ध्यान प्रचार के ऊपर काम करते हैं, जहाँ हम एक चैनल चलाते हैं, पीएसएसएम ब्लेसिंग्स ऑडियोज़, जिसमें हम लोगों को इंस्पायरिंग स्पिरिचुअल बुक्स हैं, जिन लोगों को इंग्लिश नहीं समझ में आती है, उसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करके उसकी ऑडियोज़ बनाते हैं। उसके बाद हम सिर्फ़ हिंदी में नहीं 8 लैंग्वेजेज़ में हर एक किताब की ऑडियोज़ बना रहे हैं। मैं खुद सबको शुरुआत में एक-एक को ट्रेनिंग देती थी, एक-एक को सिखाती थी और ऑडियोज़ को हम अपलोड करते हैं मैं और मेरे हस्बैंड। पर अब हमारी टीम बढ़ चुकी है, अब हमारे साथ और मास्टर्स जुड़े हैं, जो मेरे मेरे से पूरी तरह से कंधा मिलाकर, मेरे से भी ज़्यादा अपने आप को समर्पण करके इस काम में मेरी सहायता कर रहे हैं। अगर आप में से कोई भी ऐसा यहाँ बैठा है, जिसको लगता है कि आपके जीवन का भी कोई लक्ष्य है, आप भी किसी सेवा में आगे आना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल बेझिझक ब्लेसिंग्स के मीट में आइए। हम ध्यान में आपकी मदद करेंगे कि आप जानें कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या वो ध्यान प्रचार है? क्या वो ऑडियो बनाना है? क्या वो किसी और की सहायता करना है? क्या किसी इंस्टीट्यूट में जाकर अपने कोई टॉपिक पे बोलना है? क्या आपके अंदर में कोई ऐसा टैलेंट है जो आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं? क्या आपके अंदर में कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप अच्छे से बोलकर किसी को इंस्पायर कर सकते हैं? किसी भी तरीके से क्या आप पिरामिड बना सकते हैं? अगर आपके पास पैसे हैं, समय नहीं है, तो आप पिरामिड बनवा सकते हैं। पिरामिड की ऊर्जा लोगों को आप दे सकते हैं, ये गिफ्ट दे सकते हैं। ब्लेसिंग्स पिरामिड्स के नाम पे हम अ, सोचते हैं कि कोई हमको अगर जगह दे तो हम वहाँ पिरामिड बनवाते हैं। आप अपने घर पे पिरामिड मेडिटेशन ब्लेसिंग्स पिरामिड मेडिटेशन सेंटर खोल सकते हैं। पीएसएसएम का ही हम एक अंग हैं। पितामह ने शुरू की थी ये मुहिम और हम उसी का एक एक विंग है, एक छोटी-सी उसी का एक हिस्सा है। तो अगर आपको लगता है कि आपके जीवन का लक्ष्य है कि आप किसी के जीवन में खुशी लाएँ सेल्फलेसली, तो हम पूरी तरह से आपके साथ हैं, आपका सपोर्ट करेंगे, आप इस टीम में आके जुड़ सकते हैं। ब्लेसिंग सर्विस टीम के नाम से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसके अंदर भी जिस भी सेवा की कामना आ रही है, हम उस मीट में डिस्कस करेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। क्या आप ज़ूम सेशंस चला सकते हैं?
जो भी आपको मन है, जिस तरह का भी काम करने का आपको मन है, हम उसको आपको सीखने में मदद करेंगे और उस काम को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। क्योंकि हम सबको मिलकर अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी लेनी है, अपनी-अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है, अपने प्लैनेट की ऊर्जा को बढ़ाना है और जो लोग अब तक इस लेवल तक भी नहीं आए हैं, जिस लेवल तक हम आए हैं, उन लोगों का हाथ पकड़ के ऊपर उठा के अपने लेवल तक लाना है या फिर अपने से भी ऊपर जाने में उनकी मदद करनी है। तो जिसको-जिसको लगता है कि वो कुछ करने के मतलब कुछ करने का उनके उनके अंदर जोश है, जुनून है, कुछ करने के लिए वो तैयार हैं, तो आपका तहे दिल से स्वागत है ब्लेसिंग्स की इस टीम में, ब्लेसिंग्स की इस सर्विस में। सो थैंक यू आज के इस सत्र के लिए एंड आज हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम डिज़ीज़ का सेशन करेंगे, डिज़ीज़ हीलिंग का सेशन करेंगे।